ठीक है। संगम युग के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास में जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दक्षिण भारत में हमको जिससे ज्ञात होता है उसको क्या कहते हैं, संगम साहित्य कहते हैं, ठीक है। संगम शब्द का अर्थ परिसर अथवा गोष्ठी होता है। इसका अर्थ होता है क्या, परिसर, है ना, या फिर गोष्ठी। क्या होता है, परिसर या फिर गोष्ठी होता है। संगम का अर्थ क्या होता है, परिसर होता है या फिर गोष्ठी होता है। जिसमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे। इसमें क्या होते थे, गोष्ठी में कौन एकत्र होते थे, तमिल कवि अथवा विद्वान। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था, ठीक है। तो जितने भी कवि वगैरह होते थे सभी लोग अपनी रचना को क्या करते थे, संगम के समक्ष प्रस्तुत करते थे तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी भी रचना को प्रकाशन संभव था, है ना। तो फिर मतलब उसका जब स्वीकृति प्राप्त हो जाता था तभी वो रचना को प्रकाशित कर पाते थे। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजन हुए, है ना। तो पूछता है कि कितने संगम आयोजन हुए, तो कुल 3 संगम, है ना। 3 संगम जो है 3 संगमों का क्या हुआ, आयोजन हुआ, ठीक है। इसमें संकलित साहित्य को संगम साहित्य कहते हैं और उसमें 3 संगम में जो साहित्य संकलित हुआ उसको क्या कहते हैं, संगम साहित्य कहते हैं। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया जा सकता है ना। तो 3 भागों में उसका विभाजन किया जा सकता है। कौन सा, पत्थु पातु इथु थौके और पादिनेन कलिंकु, ठीक है। 3 भाग में हो गया। तो 3 बार याद रखेगा, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो पत्थु पातु इथु थोक, है ना, और पादिनेन कलिंकु, ठीक है। तिरुवल्लुवर कृत कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ है ना। तो पूछ देता है कुराल की रचना किसने की, है ना। तो कुराल की रचना तिरुवल्लुवर ने की, है ना, तिरुवल्लुवर ने की। इसके विषय त्रिवर्ग, आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित है। तो पूछ देगा कुराल किससे संबंधित है, तो राजनीति, आचार शास्त्र, आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित है, ठीक है। अब आज ये स्थानीय पूछता है कि संगम साहित्य कब और कहां कैसे कैसे हुआ। तो प्रथम संगम साहित्य कहां हुआ, तो मदुरा में हुआ, है ना। तो प्रथम संगम साहित्य कहां पे हुआ, आपको मदुरा में, है ना, मदुरा, है ना, मदुरा में हुआ। समुद्र में विलीन हो गया है। इसके अध्यक्ष कौन थे, अगस्त्य ऋषि थे। कौन थे, अगस्त्य ऋषि, हाँ, अगस्त्य ऋषि थे, ठीक है, अगस्त्य ऋषि थे, ठीक है। और इसमें संकलित जो हुआ वो है मधुकुरुक तथा कलाड़ी अवैरी, ठीक है। दूसरा संगम, सर यही इंपॉर्टेंट है जो लिख रहे हैं ना। तो दूसरा संगम साहित्य जो हुआ, दूसरा संगम साहित्य आपका कहाँ हुआ, कपाटपुरम में हुआ। कहाँ हुआ, कपाटपुरम में हुआ। दूसरा कपाटपुरम में हुआ। दूसरे के भी कौन से थे, अगस्त्य थे, ठीक है। तीसरा संगम साहित्य कहाँ हुआ, तीसरा संगम साहित्य जो हुआ, तीसरा संगम साहित्य कहाँ हुआ, तो तीसरा भी मदुरा में हुआ। कहाँ हुआ, तीसरा भी मदुरा में हुआ, ठीक है। और इसके कौन थे, नकीर, अध्यक्षता किसने किए थे, नकीर ने किया था। इसका अध्यक्षता किसने किया था, नकीर ने किया था, ठीक है। तो दूसरा में जो ज्ञान हुआ था ये हुआ था तोलकाप्पियम, इंपॉर्टेंट है, तोलकाप्पियम व्याकरण का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है, व्याकरण का ग्रंथ है तोलकाप्पियम, ठीक है। तोलकाप्पियम द्वारा रचित है। कवि एवं विद्वानों, तो पहला कहाँ हुआ, याद कर लो, पहला कहाँ हुआ, मदुरई में। दूसरा कहाँ हुआ, मदुरई। दूसरा कहाँ हुआ, कपालपुरम में। तीसरा कहाँ हुआ, मदुरई में। पहला के अगस्त, दूसरा के अगस्त, तीसरा के नकीर, ठीक है। कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं सदी के प्रारंभ में शैव संत तिरुनाबुकरसु अपार ने किया था, ठीक है। तो संगम नाम का सबसे पहले प्रयोग जो किया था ना, शैव संत थे। कौन से शैव संत जो है, तिरुनाबुकरसु, नैनार समुद्र 2 प्रकार के होते थे, नैनार और अपार जो होते थे ना। तो उसमें नैनार थे ना, तो नैनार में तिरुनाबुक, इंपॉर्टेंट है, तिरुनाबुक, ठीक है।
याद हो जाएगा। इन्होंने संगम का पहले प्रयोग किया था, ठीक है। इलांगोकृत शिल्पाधिकारम, है ना, तो पूछ देता है कभी कभी कि शिल्पाधिकारम कौन किसकी रचना किसने की थी? शिल्पाधिकारम इलांगो, हाँ, इलांगो ने क्या किया था? इलांगो ने शिल्पाधिकारम की रचना की थी। क्या की थी? इलांगो ने शिल्पाधिकारम मतलब क्या होता है? पायलो का गीत, है ना, पायलो का गीत जो होता है, शिल्पाधिकारम का मतलब क्या होता है? पायलो का गीत होता है। इसमें जो तमिल जनता का राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। तो तमिल जनता का राष्ट्रीय काव्य क्या है तुम्हारा? तमिल जनता का राष्ट्रीय काव्य है। हाँ, राष्ट्रीय काव्य है। तमिल जनता का राष्ट्रीय काव्य क्या है? शिल्पाधिकारम क्या है? तमिल जनता का राष्ट्रीय काव्य है, ठीक है, ठीक है। याद हो गया। 3 ग्रंथ है ना इसमें, कौन कौन? एक कुराल तमिल साहित्य का ग्रंथ है, तिरुवल्लुवर द्वारा रचित, है ना। फिर कौन सा आया? तोल्कापियम, है ना, तोल्कापियर द्वारा, है ना, व्याकरण का ग्रंथ है। और शिल्पाधिकारम पायलो का गीत तमिल मतलब तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में जानी जाती है। शिल्पा यानी पूछ देता है तमिलों का राष्ट्रीय काव्य कौन सा है ना, तो शिल्पाधिकारम, ठीक है। इसमें 30 सर्ग, जिन्हें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। शिल्पाधिकारम में कितने सर्ग थे? तो 30 सर्ग। हाँ, शिल्पाधिकारम में कितने सर्ग थे? 30 सर्ग थे, है ना, 30 सर्ग थे, जिन्हें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। यह बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है। कैसा है ये? मतलब इसका रुझान किस प्रकार का है? हाँ, बौद्ध रुझान वाला, है ना, क्या है? बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है ना। इसमें कावेरी पट्टनम के कोवलन, उसकी पत्नी कन्नगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है ना। इसमें किसका किसका कहानी है? कोवलन, उसकी पत्नी कन्नगी और नर्तकी थी माधवी, है ना। कोवलन, कन्नगी और माधवी की प्रेम कहानी किसमें है? शिल्पाधिकारम में है ना। कन्नगी, कोवलन, कन्नगी और माधवी, ठीक है, शिल्पाधिकारम में है। मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी शीतलैसतनार ने मणिक मैले की रचना की, है ना। पूछ देता है कभी कभी मणिक मैले की रचना किसने की है? इसको पूछ देता है कि मणिक मैले की रचना किसने की, है ना। तो मणिक मैले, है ना, तो मणिक मैले की रचना जो है शीतलैसतनार ने की, है ना। शीतलैसतनार, हाँ, मणिक मैले की रचना जो है शीतलैसतनार ने की, है ना। इसमें 30 सर्गों के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है। इसमें जैन प्रभाव है। इसमें राजकुमार उदयन और मणिक मैले, है ना, मणिक मैले कोवलन एवं नर्तकी माधवी की पुत्री, है ना। तो एक इसमें क्या था? उधर क्या था? शिल्पाधिकारम में कोवलन, कन्नगी और माधवी का प्रेम कहानी था। और ये जो है मणिक मैले में क्या है कि राजकुमार उदय कुमारन एवं मणिक मैले जो कोवलन और नर्तकी माधवी की पुत्री थी की प्रेम कहानी है। तो उसकी एक पुत्री हुई कौन? मणिक मैले, ठीक है। तो उसका हुआ किससे प्रेम? उदय कुमारन से। उसकी कहानी किसमें है तुम्हारा? शीतलैसतनार, ठीक है, क्लियर। मणिक मैले, शीतलैसतनार, ठीक है। इसका महत्व, इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक एवं शास्त्रार्थ बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक दिंडनाथ की कृति न्याय प्रवेश पर आधारित है। और ये जो ग्रंथ है ना, ये किस पे आधारित है? न्याय, किस पे आधारित है? न्याय प्रवेश पे आधारित है। ये जो ग्रंथ है वो किस पे आधारित है? न्याय प्रवेश पर आधारित है। अगला है जीवक चिंतामणि, संगम काल का बहुत बाद की रचना है। एक है जीवक चिंतामणि,
है ना। एक क्या है, जीवक चिंतामणि, संगम काल के बहुत बाद की रचना है। इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुतक्त देवर को दिया जाता है। तो जीवक चिंतामणि का रचना किसने किया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो तिरुक्त देवर है ना, तिरुत है ना। तो पूछ देगा क्वेश्चन, जीवक चिंतामणि का रचना किसने किया है, तो तिरुतक्त देवर को दिया जाता है ना। तो क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गया। तो तुमको तिरुवल्लुवर का रचना, तिरुवल्लुवर में किसका, कुराल का रचना किया। तोलकाप्पियर का रचना किया, तमिल व्याकरण का ग्रंथ है ना। शिल्पाधिकारम इलांगो ने किया है। पायलो का गीत महाकाव्य, और इसमें क्या है, कोलन और इसका कोलन करने की और माधवी का प्रेम कहानी है। फिर मणिक मैले है, तो उदय कुमारन और मणिक मैले की प्रेम कहानी है ना। इसको न्याय प्रवेश पे आधारित है। जीवक चिंतामणि को किसने लिखा है, तिरुवक्त देवर ने लिखा है। ठीक है। कहा जाता है कि तिरुवक्त देवर पहले चोल राजकुमार था, जो बाद में जैन भिक्षु बन गया। पहले कौन था, पहले चोल राजकुमार था, फिर बाद में क्या हो गया, जैन भिक्षु बन गया, है ना। जैन भिक्षु बन गया कौन, जीवक चिंतामणि। मतलब जीवक चिंतामणि का रचना तिरुवक्त देवर ने किया। ठीक है। वो अब तोलकाप्पियर तमिल व्याकरण है। 5वीं सदी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गई। इसमें तिरुवल्लुवर की तिरुकुरल सबसे प्रसिद्ध है ना। तो तिरुवल्लुवर की बोले ना, तमिल व्याकरण से रिलेटेड, तिरुवल्लुवर की तिरुकुरल सबसे प्रसिद्ध है। राम कथा में अनेक तमिल संस्करण हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध कंबन की इरामावतारम है ना। राम कथा भी लिखा गया है तमिल संस्करण में, जिसमें सबसे प्रसिद्ध कंबन की, तो पूछ देगा इरामावतारम किसकी रचना है, तो इरामावतारम है ना। तिरुकुरल की है, कंबन की है। ठीक है। संगम साहित्य के काव्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला अकम और दूसरा पूरम, है ना। संगम साहित्य के काव्यों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। तो काव्य जो है दो श्रेणी में बटा हुआ है काव्य, है ना। कौन, अकम और पूरम। अकम और पूरम 2 श्रेणियों में बटा हुआ है। अकम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है, जबकि पूरम काव्यों का विषय युद्ध है। तो अकम किससे रिलेटेड है, प्रेम प्रसंग से। और पूरम क्या है, पूरम युद्ध है ना। ठीक। अकम प्रेम प्रसंग है और पूरम क्या है, युद्ध है। संगम साहित्य में हमें समेत तमिल प्रदेश के अकम और पूरम, ठीक है। तमिल साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर तथा पांड्य का विवरण मिलता है। संगम साहित्य में हमको किसका मिलता है, चोल, चेर और पांड्य। चेर, पांड्य, है ना। पांड्य यहाँ पे था, चेर यहाँ पे था, चोल यहाँ पे था, है ना। तो चोल, चेर, पांड्य का हमको क्या मिलता है, विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर, है ना। देखो उत्तर पूर्व में है ना चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर, है ना, और दक्षिण पूर्व में पांड्य। बना दिए ना। हाँ, पांड्य था। ठीक है। संगम युग के राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। यह पेन्नार तथा दक्षिणी बेल्लारू नदियों के बीच स्थित था। इसका सबसे प्रतापी राजा कारिकल था। तो चोल का सबसे प्रतापी राजा क्या था, कारिकल, है ना। चोल का सबसे प्रतापी राजा क्या था, कारिकल था। कारिकल ब्राह्मण मतानुयायी था और इसे ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। इसने क्या किया था, ब्राह्मण धर्म को क्या किया था, ब्राह्मण धर्म को राष्ट्रीय संरक्षण दिया था। ठीक है। ब्राह्मण धर्म को राष्ट्रीय संरक्षण दिया था। पुहार पतन का निर्माण इसी के समय पे हुआ था। तो ये जो कारिकल ने एक पतन का निर्माण करवाया था, उसका नाम क्या था, पुहार पतन। ठीक है। निर्माण करवाया था। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया तथा सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया। तो पुहार पतन बनवाया और क्या किया, कावेरी नदी पे इसने क्या किया, सिंचाई किया, मुहाने पर बांध बनवाया और सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण किया। ठीक है। अब नुन्नुपादे में कारिकल को संगीत के शब्द स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है।
है ना। किस ग्रंथ में बताया गया है, यहाँ पे आ जाइए, पेरुनानुपादे, है ना। तो इस ग्रंथ में क्या किया गया है, कारिकल को संगीत का विशेषज्ञ बताया गया है। और संगम युग का दूसरा राज्य चेरों का था, है ना। ये तो चोल के बारे में हो गया। तो चोल के बारे में क्या हो गया कि कारिकल वहां का राजा था, ब्राह्मण साम्राज्य का था, पहाड़ पर्वत बनवाया, बांध बनवाया कावेरी नदी के किनारे, पुरानुपादे नामक ग्रंथ में उसको संगीत का मतलब प्रेमी बताया गया है, ठीक है। ठीक है। संगम युग का दूसरा राज्य चेरों का था, है ना। अब इसमें दूसरा राज्य कौन सा था, चेरों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। दूसरा राज्य जो था संगम युग का, कहाँ गया, हाँ, संगम युग का दूसरा राज्य चेरों का था, जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। इस राज्य के कुछ प्रमुख राजा हुए उदयनजीरल, है ना, नेंदुजीरल, आदम सेनगुटवन, है ना। सेनगुटवन इंपॉर्टेंट है। सेनगुटवन ने अधिरोज की उपाधि ग्रहण की, है ना। तो इसमें वो राजा हुआ कौन, सेनगुटवन। इसमें एक राजा हुआ कौन, सेनगुटवन, है ना। सेनगुटवन जिसने किसकी उपाधि प्राप्त की थी, अधिराज की उपाधि प्राप्त की थी। किसकी उपाधि प्राप्त की थी, अधिराज की उपाधि प्राप्त की थी। कौन, सेनगुटवन ने अधिराज की उपाधि। इसने पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। इसने क्या किया था, सेनगुटवन ने पत्नी, है ना, पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय का सामाजिक प्रतिष्ठान किया, है ना। धार्मिक संप्रदाय था, क्या था, धार्मिक संप्रदाय था पत्नी, ठीक है। पति नामक धार्मिक संप्रदाय को प्रतिष्ठापित किया। अब संगम युग का तीसरा राज्य पांडवों का था। ये तो चेर हो गया। तो चोल में हम लोग क्या पढ़े, चोल में हम लोग कारिकल के बारे में, है ना। कारिकल क्या किया था, बुहान पत्र का ये किया था ना, और कावेरी नदी के बांध बनवाया था, और पेनुपादे, है ना, बुहारपतन पेनुपादे नामक ग्रंथ के बारे में पढ़े थे। अब ये क्या है, संगम युग में हम लोग चेर के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो चेर में एक राजा हुआ सेनगुटवन, अधिराज की उपाधि ग्रहण किया था, पत्नी नामक संप्रदाय को स्थापित किया था। संगम का तीसरा क्या है, पांडे, है ना। हम लोग पांडे के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो संगम का तीसरा पांडे का था, जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। पांडे की राजधानी क्या थी, मथुरा। पांडे की राजधानी क्या थी, मथुरा थी, है ना। इसकी राजधानी मथुरा थी। पांडे राजाओं में नेंडुजेलियन सबसे शक्तिशाली था, है ना। इसमें कौन था, नेंडुजेलियन जो था, है ना। पांडे राजाओं में सबसे शक्तिशाली कौन था, नेंडुजेलियन था, सबसे शक्तिशाली था पांडे राजाओं में। संगम युग में मंत्रियों को अमाईचान या अमाईचार कहा जाता था। पूछ देगा, इंपॉर्टेंट बन रहा है ये क्वेश्चन कि अमाईचान क्या है ना। यहाँ पे पूछ देगा हम, है ना, अमाईचान या अमाईचार, हाँ, अमाईचान समझ जाएगा। अमाईचान या अमाईचार कहा जाता था किसको, मंत्रियों का संगम युग में, है ना। मंत्रियों को क्या कहा जाता था, अमाईचान या अमाईचार कहा जाता था संगम युग में, ठीक है। राजधानी में एक राज्यसभा होती थी, जिसे नालवे कहा जाता था। राजधानी में क्या होता था, एक राज्यसभा होती थी, है ना। राज्यसभा होती थी राजधानी में, जिसको क्या कहा जाता था, नालवे, है ना। इसको क्या कहा जाता था, नालवे कहा जाता था। यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। नालवे क्या होता था, है ना, राज्यसभा होता था, जिसको क्या कहा जाता था, नालवे। यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई का अंतिम अदालत होता था। राजा के न्यायालय को मंडलम कहा जाता था। राजा का न्यायालय जो होता था, न्यायालय को क्या कहा जाता था, मंडलम, है ना। न्यायालय को, राज्यसभा को नालवे और न्यायालय को क्या कहा जाता था, मंडलम कहा जाता था। चोरी तथा व्यभिचारी के अपराध के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था।
झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी। भूमिकर नगद तथा अनाज दोनों के रूप में अदा किया जाता था। भूमिकर जो नगद और अनाज दोनों के रूप में अदा किया जाता था। संभवतः यह उपज का छठा भाग होता था, किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया जाता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क एवं चुंगी वसूल की जाती थी, है ना। तो मतलब भूमिकर किस रूप में होता था? नगद और अनाज, है ना। तो भूमिकर जो होता था, भूमिकर आपका नगद, हाँ, नगद प्लस अनाज। भूमिकर जो होता था वो नगद प्लस अनाज दोनों रूप में लिया जाता था, ठीक है। ये उपज का छठा भाग होता हाँ, उपज का छठा भाग इंपॉर्टेंट है कि संगम काल में, है ना, कितना कर लिया जाता था? तो भूमि का 1/6 लिया जाता था। संगम काल में जो है 1/6 लिया जाता था, है ना। अब सेना चतुरंगिनी होती थी, जिसमें अश्व, गज, रथ और पैदल सिपाही तीनों होते थे। तो सेना में क्या होते थे? अश्व, रथ, गज और पैदल सिपाही, है ना। अश्व, रथ, गज और पैदल सिपाही होते थे, ठीक है। नगाड़ा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था, है ना। संगम काल में कैसे बुलाया जाता था सैनिकों को? तो नगाड़ा एवं शंख बजाकर करके नगाड़ा एवं शंख बजाकर करके सैनिकों को बुलाया जाता था, ठीक है। नगाड़ा और शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। युद्ध भूमि में वीर गति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनवाए जाते थे, है ना। तो क्या होता था? पत्थर की मूर्ति बनवाया जाता था। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। संगम काल के समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। तो समय जानने के लिए पूछेगा कि किसका प्रयोग किया जाता था संगम काल में? तो जल घड़ी का। या पूछेगा कि जल घड़ी का प्रयोग किस काल में किया जाता था? तो संगम काल में किया जाता था, ठीक है। संगम काल में क्या? तमिल प्रदेशों में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ, जो कवि का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। इसकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था, ठीक है। इसकी हत्या को क्या किया जाता था? सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगम कालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे तथा सूरा पीते थे। यहाँ के ब्राह्मण क्या, किस काल में ब्राह्मण मांस और सूरा पीते थे? तो संगम काल में ब्राह्मण क्या करते थे? मांस भी पीते थे, मांस खाते थे और सूरा भी पीते थे, ठीक है, ठीक। ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में वेल्लोर वर्ग का स्थान था। तो पहला तो ब्राह्मण था और उसके बाद फिर कौन सा वर्ग का स्थान था? तो वेल्लोर वर्ग का स्थान था। ब्राह्मण और वेल्लोर। वेल्लोर का काम था कृषि कार्य करना, है ना। वेल्लोर वर्ग का स्थान था, ठीक है। ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में वेल्लोर वर्ग का स्थान था। इसका मुख्य काम क्या था? कृषि कार्य करना। इसका मुख्य काम क्या था? तो कृषि कार्य करना था। वेल्लोर वर्ग का क्या काम था? मुख्य कार्य कृषि कार्य करना था। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को बेलीगर कहते थे। व्यापारी को क्या कहते थे? व्यापारी को बेलीगर कहते थे। क्या कहते थे? व्यापारी को बेलीगर कहते थे। व्यापारी को क्या कहते थे? बेलीगर कहते थे। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को बेलीगर कहते थे। वेल्लार क्या था? कृषि। व्यापारी क्या होता था? बेलीगर, ठीक है। संगम साहित्य में दास प्रथा का अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है, ठीक है। अब तोल्काप्पियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्राप्त थी। इसमें हिंदू धर्मशास्त्रियों में वर्णित विवाह के 8 प्रकार, तो 8 प्रकार ब्राह्मण, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गांधर्व, राक्षस तथा पैशाच का उल्लेख मिलता है, ठीक है। प्रणय विवाह की मान्यता दी गई थी, जिसे पंचतीनय कहा गया है ना। तो प्रणय विवाह को क्या किया जाता है? जो प्रणय विवाह जो अभी समय में हम लोग का चलता है, प्रणय सूत्र में बनते हैं ना हम लोग, हाँ, तो उसे क्या कहा जाता था? उसे पंचतीनय। क्या कहते थे? पंचतीनय। हाँ, उसे क्या कहते थे? पंचतीनय कहा गया है। यह एक पक्षीय प्रणय को कैकिकनय व अनुचित प्रणय को पेरुंदिनय कहा जाता था, है ना। तो वन साइडेड लव होता था ना, तो उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे कैकिकनय, ठीक है। और अनुचित मतलब किडनैप करके शादी कर लोगे तो उसको क्या कहा जाएगा? केरुंदिनय, है ना, केरुंदिनय, ठीक है। तो प्रणय को पंचतीनय, है ना, वन साइडेड को क्या कहेंगे? कैकिनय, पेरुंदिनय।
मतलब जबरदस्ती शादी कर लोगे तो पेरुंदी ने क्या कि ने एक तरफ से पंच तिने मतलब पंच तिने क्या हो जाता था, पंच तिने मतलब आपको ये प्रणय विवाह की मान्यता दी गई थी। हाँ। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था, तो खाने में खाना पे आ जाओ तो चावल था मुख्य खाद्यान्न, है ना। मुख्य खाद्यान्न क्या था, चावल था, है ना। इसे दूध में मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। तो चावल से क्या बनाते थे, दूध में मिला दो तो सांभर बना देते थे, है ना। उस समय भी नर्तक नर्तकियों व गायकों को दल धूम धूम कर लोगों को मनोरंजन क्या करते थे, मतलब घूम घूम कर मनोरंजन करते थे। संगम साहित्य में इसे पानर और विडेलियर कहते थे, है ना। तो इसको क्या कहते थे संगम में, संगम बुद्धेगा संगम काल में पानर क्या था, है ना। तो पानर मतलब लोग घूम घूम कर नर्तकी लोग मनोरंजन करते थे, उसको क्या कहते थे, पानर, है ना। और विडेलियर, पानर या विडेलियर कहते थे, ठीक है। पानर या विडेलियर कहते थे। तमिल साहित्य में मच्चेलियर तथा ओवायर जैसी कवित्रियों की चर्चा हुई है। तो पूछ देगा कि मच्चेलियर, है ना, तो कवित्री थी, कवित्री, है ना, कवित्री थी दो ठो, कौन सा तुम्हारा मच्चेलियर और ओवेयर, है ना। तो दो ठो कवित्री थी, मच्चेलियर और ओवायर जैसी कवित्रियों की चर्चा हुई, जिससे स्पष्ट है कि इस काल में स्त्रियां सुशिक्षिता थी, है ना। तो तमिल साहित्य में कौन थी, मच्चेलियर, ओवेलियर। अब उधर थी ना अपाला, ये सब अपाला घोषा वैदिक काल में, है ना। तो मच्चेलियर और ओवेलियर यहाँ क्या थी, संगम काल में, ठीक है। पूछ देगा कि इसमें से कौन संगम काल की दो कवित्रियां थी, तो मच्चेलियर और ओवेलियर, ठीक है। संगम काल के लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे। वो देखा कि किसको शुभ पक्षी मानते थे, तो कौवे को क्या करते थे, संगम काल के लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे, जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। कौवा अभी भी अतिथियों के आगमन का सूचना देता है, उस समय भी आगमन की सूचना देता था। कौवे नाविकों को सही दिशा का विबोध कराते थे, इस कारण सागर के मध्य चलने वाले जहाजों के साथ उन्हें ले जाया जाता था। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी, है ना। इन्हें वीरगल अथवा वीर पुरस्तर कहा जाता है। तो वहां पे क्या है, समाधि के स्थान में पत्थर गाड़ने की प्रथा थी, है ना। समाधि जहाँ ऐसे मर जाता है तो अभी कैसे क्राइस्ट वाला जो पत्थर गाड़ देता है, तो वैसा ही वहां पे भी था, है। तो इसको क्या कहते हैं, वीरगल कहते थे और वीर पुरस्तर कहते थे। इसको क्या कहते थे, वीरगल कहते थे, है ना, वीरगल कहते थे और वीर पुरस्तर, इनकी पूजा भी होती थी। प्राय युद्ध में वीर गति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में खड़े किए जाते थे। संगम काल के किसानों को वेल्लार बता दिए थे, है ना, और उनके प्रमुखों को वेलिर कहा जाता था। तो वेल्लार होता था, है ना, और व्यापारी को क्या कहते थे, व्यापारी को बताओ, व्यापारी को वेलिगर कहते थे, और वेल्लार और वेलिर किसान को कहते थे, ठीक है। संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज के निम्न वर्ग की महिलाएं ही मुख्यतः खेती का कार्य करती थी। इसे कड़ैसीवर कहते थे, है ना। तो पूछ देगा कड़ैसीवर क्या है, कड़ैसीवर, समाज के निम्न वर्ग की हाँ, समाज की निम्न वर्ग की महिलाएं जो कृषि का कार्य करती थी उसको क्या कहते थे, उसको कहते थे कड़ैसीवर, ठीक है। कड़ैसीवर किसको बोलते थे, समाज के निम्न वर्ग की महिलाएं जो कृषि का कार्य करती थी उसको कड़ैसीवर कहते थे। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनकी सुविकसित वस्त्रोद्योग था। तो संगम काल की स्थिति का कारण वस्त्र उद्योग वहां पे बहुत फेमस था, ठीक है। अब पांड्य राज्य में कोकोई, सालियूर एवं चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह था, है। तो इसमें एक प्रमुख बंदरगाह था पांड्य राज्य में, उसका नाम था बंदर। चेर राज्य में बंदर, पांड्य में बंदरगाह था कोकोई और सालियूर। न देखो इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो पांड्य राज्य में बंदरगाह था, पांड्य राज्य में बंदरगाह था क्या, कोकयूर, क्या था, कोकई, है ना, और सालियूर। पांड्य राज्य में क्या था, कोकई और सालियूर। चेर में क्या था, एक बंदरगाह बंदर, चेर में एक बंदरगाह था बंदर। कोकोई मोती खोजने के लिए प्रमुख पतन था। यहाँ पे जो कोकोई होता था ना, इसमें क्या मिलता था,
मोती मिलता था, है ना। तो पांड्य में कोकोई और सालियूर था, है ना, और चेर में बंदर था। क्या था? पांड्य में कोकोई सालियूर, चेर में बंदर, है ना। पांड्य में कोकोई सालियूर, चेर में बंदर, चेर में बंदर। कोरोमंडल समुद्र तट पर पुदुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकमेडु चोल वंश का एक प्रमुख था। तो चोल का क्या था? चोल का था अरिकमेडु। बहुत बार पूछता है अरिकमेडु किसका बंदरगाह था? दक्षिण में था चोल का, ठीक है। चेर का क्या था? बंदर। पांड्य का क्या था? कोकोई सालियूर, कोकोई सालियूर, चेर का बंदर, और अरिकमेडु किसका था? आपका चोलों का, ठीक है। इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। पूछ देता है कि किस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार का संबंध मिलता है दक्षिण में? तो अरिकमेडु के साथ। 1945 ईस्वी में हुई यहाँ की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला है। यहाँ मनकों के निर्माण का कारखाना भी था। पेरिप्लस में अरिकमेडु को पेडोक कहा गया है। पेरिप्लस ऑफ एथेंस में इसको क्या कहा गया है? पेडोक कहा गया है। इसको क्या कहा गया है? पेडोक कहा गया है, ठीक है। संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी। तो मतलब मानसूनी हवाओं से मानसूनी हवाओं के सहारे, हाँ, समुद्र पार करना किसने बताया था? हिप्पोलस, है ना। किसने बताया था? हिप्पोलस। किसने बताया था? हिप्पोलस। इसको किसने बताया था? हिप्पोलस ने बताया था। तमिल देश का प्राचीन देवता मुरुगन था, है ना। तो तमिलों का, है ना, तमिल का मुरुगन किसका देवता था? तमिल का मुरुगन, है ना। प्राचीन देवता कौन था? मुरुगन था। कालांतर में उसका नाम सुब्रमण्यम हो गया और स्कंद कार्तिकेय के साथ उसका तादाद में स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना गया है, ठीक है। स्कंद का एक नाम कुमार भी है ना। तो कुमार भी है, और तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का यही अर्थ होता है। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा माना जाता है तथा उसके विषय में यह मान्यता थी कि उसे पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। उसका अच्छा अस्त्र बर्छा था। तो पूछ देगा मुरुगन का अस्त्र क्या था? बर्छा। याद रखना, है ना। मुरुगन का अस्त्र क्या था? मुरुगन का अस्त्र जो था वो क्या था? बर्छा था। कुर्वस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुरुगन की पत्नियों में माना गया है ना। तो एक पर्वतीय स्त्री थी, कुर्वस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को, तो मुरुगन की पत्नी का नाम कुर्वस याद रख लो, है ना। कुर्वस, क्या? कुर्वस, है ना। मुरुगन की पत्नी का नाम क्या था? कुर्वस, ठीक है। और बर्छा था। थोड़ा सा पॉज कर दो, उसको ब्रेक लेते हैं।